गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, वाट एवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक है। वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर। आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा को आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश। अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है। कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट केस है मिनरवा मिल का केस। एक केस के बारे में ऐसे वर्बली तो मैं बता चुका हूँ पहले भी, तो इसके बारे में थोड़ा जो डिटेल बैकग्राउंड क्या है अभी फिर से डिस्कस किया जाए। इससे पहले मैंने अभी जो बताया था जस्ट, इसमें मैंने अभी डिस्कशन किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो इंदिरा गांधी ने कैसे फिर दोबारा उसको काउंटर करने के लिए अमेंडमेंट किया। इस अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन जोड़े गए हैं। जब मैंने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो 42nd अमेंडमेंट में जो जो प्रोविजन जोड़े गए उसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार उसे जाकर देख लेना। ऐसे मैं रफली थोड़ा बता दूँ, इसमें मैक्सिमम कोशिश किया गया कि पावर ज़्यादा पार्लियामेंट को हो, गवर्नमेंट को हो, बेसिकली पार्लियामेंट के पास पावर हो। तो थोड़ा थोड़ा पता है क्या क्या चेंजेस किए गए उसमें। फंडामेंटल राइट में कुछ चेंजेस किए गए, ड्यूटी में चेंजेस किए गए, डीपीएसपी में चेंजेस किए गए, प्रीएम्बल में चेंजेस किए गए। उसके अलावा सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में बहुत सारे चीज़ में चेंजेस लाए गए थे।
जैसे बोला जाए तो फंडामेंटल ड्यूटी को जो जोड़ा गया था किसमें, दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही जोड़ा गया था। फिर उसके बाद प्रियम्बल में देखो तो प्रियम्बल में जो न्यू वर्ड जोड़ा गया था, अ, 3 वर्ड नए जोड़े गए थे, तो उसमें भी मैंने बताया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए सेकुलर कौन कौन से 3 वर्ड के जोड़े गए थे पता है ना। तो अभी जो प्रेमल में होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो सोशलिस्ट सेकुलर ये वर्ड को एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये 3 वर्ड को इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। ये हुआ प्रियम्बल वाला पार्ट, फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। फिर उसके अलावा डीपीएसपी में क्या जोड़ा गया था, तो फ्री लीगल एड की जो प्रोविजन था वो जोड़ा गया था। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इसको जोड़ा गया था। और प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये जोड़े गए थे। ये 3 चीज को 3 प्रोविजन डीपीएसपी के जोड़े गए थे इसके द्वारा। उसके अलावा आपने देखा था कि प्रेसिडेंट रूल के लिए था कि पहले 6 मंथ ही एक लगा सकते हैं, तो 6 मंथ को 1 ईयर कर दिया गया था, वन अपॉन ए टाइम। एंड लोकसभा का जो ड्यूरेशन था पार्लियामेंट लोकसभा का और असेंबली का 5 ईयर से 6 ईयर कर किया गया था। साथ में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन को कम कर किया गया था, रेड जुरिडिक्शन को भी कम किया गया था। ऐसे ये प्रोविजन। उसके अलावा कोई मेजर सिग्निफिकेंट क्या किया गया था 42nd में, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का इस्टेब्लिश किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आर्टिकल किस में रिलेटेड है, 323A में पार्ट 14A। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर उसके बाद और कुछ फंडामेंटल राइट में कुछ किया गया, हाँ पार्लियामेंट को पावर दिया गया कि पार्लियामेंट कैन चेंज एनीथिंग, कैन फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकती है एंड इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ऐसे प्रोविजन 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। बाद में धीरे धीरे देखा कि उसको काउंटर किया गया। साथ में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की भी का प्रोविजन जोड़ा गया, हालांकि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज अभी तक कभी क्रिएट नहीं हुआ। तो ये तो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। और कुछ जो भी अगर है तो इतना बताया मैंने, पहले भी डिटेल डिस्कस किया है। अब चलते हैं मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल, ये देखें ये मिल था, मिल मतलब कपड़ा बनाने का जो फैक्ट्री जिसे बोलते ये था। ये कहाँ कौन से कर्नाटका में ये फैक्ट्री देखें, इसका लोकेशन भी है कहाँ गया कहाँ शुरू करो, हाँ यहाँ से पहले यहाँ देखिए। मैं रफली बता दूं, जो सब लिखा हुआ है ज़्यादा डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है। मिनर्वा मिल एक फैक्ट्री थी कहाँ, बेंगलोर सिटी में। बेंगलोर सिटी में स्टेट के गवर्नमेंट का मतलब वो फैक्ट्री क्या था कि परफॉर्मेंस पुअर परफॉर्मेंस था। मतलब जो फैक्ट्री का आउटपुट होना चाहिए था, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, जितना प्रॉफिट होना चाहिए था, जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए था, उस लेवल पर उसका परफॉर्मेंस नहीं था। तो उस समय आप देख रहे हो पीरियड कब का है, ये डिस्कशन है 1971 का। केस है 1980 का, लेकिन ये मैटर चल रहा था 1971 में। तो एक एक्ट बना हुआ था, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एक्ट 1951 में ही क्रिएट हुआ था। उसमें एक प्रोविजन था कि भाई अगर कोई फैक्ट्री अगर इंडस्ट्री कोई पुअर परफॉर्म कर रही है तो उससे सरकार उसे अपने अंडर ले लेगी, यानी सरकार उसे अपना कंट्रोल कर लेगी, उसको नेशनलाइज कर सकती है। एंड उसमें एक दो जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एक्ट। एंड दूसरा आप आएगा देखें सिकनेस के बारे में, एक आएगा एक टर्म यूज होगा यहाँ मैं दिखाता हूँ, सिक्स टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट 1974। तो एक तो 51 का एक्ट और ये 1974 का। मतलब जो सिख है, बीमार है, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इस एक्ट के जरिए उसको नेशनलाइज कर लिया जाएगा। और इस एक्ट में जो 51 वाला में एक्ट में एक प्रोविजन था कि जब कोई परफॉर्म पुअर कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए एक कमिटी इस्टेब्लिश की जाएगी।
इसमें एक सेक्शन मेंशन था, सेक्शन 15, उसके जरिए कमेटी स्टैब्लिश की जाएगी, कमेटी से रिपोर्ट मांगी जाएगी और रिपोर्ट के अनुसार इस एक्ट के तहत उसको नेशनलाइज कर दिया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी। तो मिनरवा मिल किसी का जो था, तो वो अपना उनका प्रॉपर्टी था, तो उस रिगार्डिंग वो कोर्ट में अप्रोच किए। ठीक, तो साथ में इसमें देखेंगे कि एक और आता है आपका कि 39 इन द 39th अमेंडमेंट एक्ट 1970 का 39th अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे TH मैंने डाला था, पता नहीं कैसे डिसअपियर हो गया। 39th 42 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1976 में, 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये 39 एक साल पहले, यानी इसके बीच में 2-3 अमेंडमेंट हो चुके थे। 39, 40, 41 अमेंडमेंट हो चुके थे। तो इन 39 अमेंडमेंट 1975 नेशनलाइजेशन वाज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल एंड वाज आउटसाइड। तो देखें यहाँ 75 में अमेंडमेंट किया गया, 39th अमेंडमेंट, और नेशनलाइजेशन के लिए जो एक्ट हुआ, जो ये जो सामने देख रहे हैं, ये सबको 9th शेड्यूल में रख दिया गया। और पहले से जो चला आ रहा था कि 9th शेड्यूल में रखे गए जो एक्ट है या 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ठीक है, बियॉन्ड परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। हालांकि 1973 में 24 अप्रैल 1973 में केशवानंदा भारती का जजमेंट आया, तो उसमें क्लियर कर दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू हर चीज का होगा, इंक्लूडिंग 9th शेड्यूल का। लेकिन सरकार देखेंगे बात मानने को, एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थी, और एक ही राग बार बार रट लगाए जा रहे थे, और इसी का हवाला देकर ये एक्ट चला आ रहा था। देखें, इसी का हवाला चला आ रहा था। अब इसके बाद देखेंगे जब ये इसका जो जजमेंट आएगा, इसमें क्लियर किया गया कि भाई केशवानंदा भारती में बोला गया, और अभी मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपका जो 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, कब? केशवानंदा भारती के जजमेंट के बाद तो रिव्यू होना ही होना है। उससे पहले वाले चलो जो डाले हुए हो आपने उस 9th शेड्यूल में, जो एक्ट को, लैंड रिफॉर्म एक्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एक्ट को, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, लेकिन होगा ही होगा। देखे, इतना होने के बाद सरकार जो है, सेंटर की यानी सरकार की, वो जो इनकी जो फिलोसफी रही खत्म नहीं हुई। यहाँ तक आयर कोहेलियो जो 2007 का केस मैं दिखाऊंगा, वहां तक दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस बात को बार बार रिअफर्म करती है जजमेंट में कि जुडिशियल रिव्यू जो भी हो, 24 अप्रैल 1973 1973 जो केशवानंदा का जजमेंट के बाद का जो भी एक्ट डाला गया 9th शेड्यूल में, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा होगा होगा। उस चीज को आयर कोहलियो बाद में दिखाऊंगा, उसमें फिर ऐसी इस बात को इम्फेसाइज किया गया। इसका मतलब सरकार वही रट लगाए हुए थे कि हम 9th शेड्यूल में जोड़े हैं, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। तो यहाँ देखें 75 में अमेंडमेंट हुआ जजमेंट, तो 1973 में आ चुका था केशवानंदा भारती का, फिर भी वही ग्राउंड दिए जा रहे थे। तो ये 2 एक्ट हो गया, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट, और या ये आपका हो गया 6 टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट। एक्ट याद रखो या ना रखो डजेंट मैटर, क्योंकि ऐसे भी अल्टीमेटली आंसर राइटिंग में, एग्जाम में आपको इसका जजमेंट का पार्ट लिखना है, बैकग्राउंड का पार्ट आपको लिखना नहीं है। क्योंकि देखो, बैकग्राउंड का पार्ट अगर लिखते जाओगे तो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप 1-2 जजमेंट में ही आपके पूरे 250 वर्ड्स खत्म हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको देखो, नॉलेज रखना अलग चीज है, और मार्क्स लाना अलग चीज है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नॉलेज बहुत रहते हुए में मार्क्स नहीं ला पाते, क्योंकि आपको एग्जाम में आपको वहाँ अपना नॉलेज भी दिखाना है, और एग्जाम मार्क्स लाने के लिए अपना स्किल भी दिखाना है। मतलब चलो जजमेंट दिखा दिया तो उनको पता है कि नॉलेज है बच्चे को, लेकिन उनको सिर्फ वो डाइवर्सिटी देखना चाहता है कि इनको बच्चे को बहुत नॉलेज है, एक में सिर्फ डीप नॉलेज नहीं है, मतलब हर चीज का थोड़ा थोड़ा सबका नॉलेज चाहिए। तो आपको यहाँ लॉ नहीं करना है कि एक ही जजमेंट को खूब लिख दिए। अगर लॉ का क्वेश्चन का आएगा वहां रहेगा कॉलेज में, तो चलो एक जजमेंट के बारे में पूछा जाता है पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ है जो डिफरेंट जजमेंट को, मल्टीपल जजमेंट को लिखना है, और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, ताकि सामने वाले को जो आपके जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको ये लगेगा कि लड़के ने हर चीज पढ़ा है, हर के बारे में जानता है, और नहीं तो लगेगा कि 2 ही को खूब पढ़ के आया है। तो आप भी
कॉपी चेक करोगे, आंसर किसी को मार्क्स दोगे, तो एक ने एक ही को खूब लिख दिया, एक ने कई को लिखा, तो आपको भी लगेगा ना कि लड़के ने बहुत पढ़ा है। पढ़ा तो इसने भी बहुत है, लेकिन उनको चाहिए कि कई चीज़ों को पढ़ा है, तो उस आधार पर मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। तो बजाय कि हम एक ही जजमेंट को खूब लिखें, आप कई जजमेंट को थोड़ा थोड़ा करके लिखें, जो उसका सिग्निफिकेंट पॉइंट है, रिलेवेंट पॉइंट है। हालांकि मैं इतना बता रहा हूँ, लेकिन आंसर राइटिंग में इतना नहीं लिखा जाएगा, तो समझने के लिए हो गया। जजमेंट के पार्ट को आंसर राइटिंग में लिखोगे। जजमेंट में भी मैंने डिटेल गया, लेकिन उसका ही 2 3 4 लाइन ही जो होता है जो लिखना होता है, क्योंकि आप बेसिकली ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, ये लॉयर बनाने के लिए एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, या जज बनाने के लिए एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। जज बनाने के लिए भी एग्जाम लिया जाएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम एंड कॉम्पिटिशन के अलावा एग्जाम अलग होता है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो इसके बारे में एक एक चीज नहीं जो बोल दिया, सारा चीज इसमें है बैकग्राउंड में ये। अब देखें, ये जो इसका जो जजमेंट जो दिया था, जो जस्टिस अभी हैं DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, और ये हैं, देखिए इन्हीं के 2 नाम में से यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। तो यशवंत तो अभी भी हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी जो अभी के जो मतलब अभी कुछ साल पहले के, मतलब कुछ महीने या कुछ साल पहले जो CJ आए थे, चीफ जस्टिस थे हमारे, कौन, जस्टिस चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। और ये है उनके फादर यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, यानी इनका जो नाम, मेन नाम हुआ विष्णु, और अभी वाले जो पहले वाले जो जज थे हमारे DY चंद्रचूड़, उनका मेन नाम था धनंजय और इनका मेन नाम था विष्णु। बाकी यशवंत चंद्रचूड़ ये तो टाइटल सब टाइटल चलता आ रहा है, ये सर नेम मैडम नेम जो भी होता है। देखें, तो उनके फादर का मतलब फादर को ये वर्ड मुझे बोलने का मतलब नहीं बनता है, मेन है कि ये जजमेंट देने वाले CJ आए थे हमारे, ये थे, तो विष्णु चंद्रचूड़। देखिए, अब है, चलते हैं इसका बैकग्राउंड में ही अभी हम लोग हैं। देखा जाए इसमें कि देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 अमेंडेड किसको अमेंड किया था, आर्टिकल 31C को, जो पढ़ा जाता था ऐसे। देखो इसमें और भी बहुत सारे छिड़काने, जो आर्टिकल 31C वाला था, धीरे धीरे क्या क्या आ गया था। शुरू में क्या था कि 39B एंड C को ही सुप्रीम माना गया था। 39B-C को प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1419 का, यहाँ तक कि 31 का, क्योंकि उसमें आर्टिकल 31 भी फंडामेंटल राइट था, यहाँ मेंशन नहीं है। 31 फंडामेंटल राइट, उसको फंडामेंटल राइट से कब हटाया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, आया मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में, तो उन्होंने उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर आर्टिकल 300A में रख दिया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट नॉट ए फंडामेंटल राइट। यहाँ देखें, शुरू में इस प्रोविजन 31C में था क्या, 39B एंड C रहेगा सुप्रीम किसके सामने, 1499 31 के सामने। अब क्या हुआ कि सिर्फ 39 एंड BC नहीं, कोई भी DPSP ऐसा जोड़ा गया, कोई भी DPSP को प्रोविजन इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट का ये सब का इन्फ्रिजमेंट हो तो उसको नल एंड वाइड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, कोई भी, नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू पॉलिसी ऑफ द स्टेट टुवर्ड securing all or any principle laid down in the part 4, यानी DPSP में कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी, नॉट ओनली 39BC, तो ये पूरा DPSP को ही यहाँ सुप्रीम रख दिया गया, मतलब आगे 1419 के सामने ऊपर रखा गया। एंड साथ में ये प्रोविजन जो, जिसके बारे में हमेशा बार बार चलते आ रहा था विवाद, नो लॉ कंटेनिंग डिक्लेरेशन दैट इट इज गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। मतलब ये सब जो पॉलिसी के लिए कोई भी मैटर हो, उसको कोई भी कोर्ट में नहीं लाया जाएगा, उसका कोई भी जुडिशियल रिव्यू ना हो, कोर्ट में कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा ये ग्राउंड पर कि ये इस पॉलिसी को, DPSP की पॉलिसी को इफेक्ट नहीं कर रहा। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर, सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो हम बिल लाए हैं या जो स्कीम लाए हैं, हम DPSP के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाए हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर DPSP, हमारा पूरा DPSP फंडामेंटल राइट के सामने सुप्रीम हो गया और इसको कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में तो बार बार पहले से चल रहा था, ये प्रोविजन गलत है, फिर भी डाला गया। देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्यों, देखो DPSP फंडामेंटल राइट है,
वो मैक्सिमम जो उसमें बातें जो मेंशन है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के टायरनी, गवर्नमेंट के शासन से लोगों को, जनता को बचाने के लिए, यानी गवर्नमेंट से अधिकार लेने के लिए बातें रखी गई है। और डीपीएसपी में सरकार, एक तो डीपीएसपी जो है सरकार चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट करे, चाहे तो ना करे, और कोई इस ग्राउंड पे जा नहीं सकता कि सरकार इस चीज को फॉलो नहीं करे, डीपीएसपी में मेंशन है, क्योंकि डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए आप कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते। डीपीएसपी में मेंशन हो है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा, लिविंग वेज प्रोवाइड किया जाएगा, इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जाएगा। तो इनइक्वालिटी को कहाँ ख़त्म हो गया, लिविंग वेज हमें नहीं मिल रहा है तो हम कोर्ट में अप्रोच करें, नहीं। लेकिन फंडामेंटल राइट के कोई प्रोविजन का आपका वायलेशन हो तो आप डायरेक्ट कोर्ट में अप्रोच करोगे, समझ गए। तो हालांकि राइट टू लाइवलीहुड ये सब डीपीएस फंडामेंटल राइट में डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट में ऑलरेडी आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट में मेंशन कहीं ना कहीं हो चुका है। रोटी कपड़ा मकान, राइट टू क्लॉथ, राइट टू शेल्टर, राइट टू इन्वायरमेंट, सब कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट बन चुका है। समझ में आया कहने का मतलब। गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि डीपीएसपी को हम फंडामेंटल राइट के सामने हम उसको सुपरियोरिटी दे, प्रायोरिटी दे, और ये फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के सामने नीचे रहे, डीपीएसपी ऊपर फंडामेंटल राइट नीचे। यानी ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसका कितना भी वायलेशन हो फंडामेंटल राइट का, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो ऐसे ये सब प्रोविजन बार बार वही थेथरलॉजी सरकार और जज और कोर्ट के बीच में चल रहा था। कोर्ट अपना पार्लियामेंट अपना पावर अपने पास रखना चाहती थी, और सुप्रीम कोर्ट पावर उनसे हटाकर कहीं ना कहीं अपने पास रखना चाह रहे थे। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि पावर किसके पास जा रहा है, कोर्ट के पास, कोर्ट रिव्यू करेगी। देखिए इतना सब बातें चल रहा है। तो जो शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही मानना था ना कि मेन पावर जो होनी चाहिए वो पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए। पार्लियामेंट यानी गवर्नमेंट जो भी हो जिसका हो, उसको डिसाइड करना है कि क्या कानून बनाना है या नहीं बनाना है। और कानून गलत है तो उसमें जुडिशियरी इंटरफेयर ना करे। जुडिशियरी का काम है जजमेंट दे, ठीक है, जो कानून बना है उसके अनुसार। अगर कानून गलत बना है या लोगों का उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है या लोगों को उससे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो पीपल क्या करेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में पीपल विल टीच देम लेसन, पीपल उनको लेसन सिखाएंगे, और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एमएलए है, एमपी है, उनको हटाएगी। लेकिन जजेज को तो लोग हटा नहीं सकते ना, नेताओं को लोग चुन रहे हैं, लेकिन जजेज को तो लोग नहीं चुन रहे हैं। एक और जो जज बन गए तो जब तक एज खत्म नहीं होगा रिटायर नहीं होंगे, चाहे 10 साल की सर्विस हो, 12 साल की सर्विस हो, 15 साल की हो। लेकिन 5 साल में तो यहाँ इलेक्शन है, परफॉर्म अच्छा नहीं किया या खराब कानून बनाया तो लोग हटाएंगे, ऐसे लोगों को चुनेंगे जो इनकी बात सुने, तो इनके अनुसार कानून बनाया जाएगा। तो जुडिशियरी इसमें इंटरफेयर ना करे, और जो एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर है इनके पास लॉ बनाने की पावर होनी चाहिए। अब आप कह सकते हो कि खुद वो एक वकील तो थे ही, कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिशियन बन गए, नेता बन गए। तो नेता बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, तो वो पॉलिटिशियन जैसा फीलिंग रखेंगे, या वो चाहेंगे कि पॉलिटिशियन के पास ही पावर ज़्यादा हो, इसमें जुडिशरी इंटरफेयर ना करे। तो एक तो ये बोल सकते हो, और दूसरी तरफ उनका जो तर्क था, जो लॉजिक था कि भाई जनता चुनती है, जनता समझे, और अच्छा नहीं है तो हटाए, ये भी बात सही है। तो कौन सही कौन गलत ये कहना मुश्किल है। लेकिन देखो आजकल बहुत सारे केसेस में हो जा रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे एमएलए है, एमपी है, कहीं न कहीं उनमें अहम ज़्यादा, घमंड ज़्यादा हो रहा है, ईगो ज़्यादा आ जा रहा है, और पावर की ज़्यादा भूख हो जा रही है। तो और कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसी बन जा रही है, डिक्टेटरशिप की टेंडेंसी बन जा रही है, जिस कारण जुडिशियरी को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। और एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसी मतलब जैसे कि बहुत सारे मैटर में बाद में मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पढ़ाऊंगा, जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ाऊंगा, बाकी जुडिशियल रिव्यू तो अभी चल ही रहा है, जुडिशियल रिव्यू अलग से भी चर्चा होगा इसमें। तो क्यों इतना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं लोग सेटिस्फाई नहीं थे सरकार से, तभी तो उतना सारी पिटीशन जा रही है। और सरकार ने कहीं ना कहीं ऐसा नियम बनाया जिससे लोगों को ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है।
वेलफेयर ओरिएंटेड उनका स्कीम या इनका लॉ, इनका एक्ट नहीं रहा है, तभी तो लोग कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं। तो इनकी नेता की दृष्टि से या नेहरू जी की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कोर्ट आप नहीं इंटरफेयर करो, पीपल विल टेच लेसन। तो क्या 4 साल 5 साल इंतजार करे लोग और उसके बाद वो फिर 5 साल जुल्म सह ले, या 5 साल मतलब डिफिकल्टी से जी ले, अगला इलेक्शन का इंतजार करे कहाँ अगला इलेक्शन आएगा तो इसको हटाएंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट के बनाए हुए जो नियम है, कानून है, जो भी हो, उससे बहुत मेजर सोसाइटी न होकर माइनर अफेक्ट हो रहा है। वोट देने वाले जो है तो माइनर कितना भी अफेक्ट हो, कम पर मतलब जैसे कि आउट ऑफ 100 करोड़ में 20 करोड़ लोग अफेक्टेड है, 30 करोड़ लोग अफेक्टेड है, 70 करोड़ लोगों को एडवांटेज हो रहा है। तो 70 करोड़ लोगों का वोट अगर उसे मिल जाए तो ऐसे भी जितना है 70 करोड़ का, अभी 30 करोड़ 35 करोड़ का भी अगर किसी को मिल जाए तो जितना ही जितना है, क्योंकि वोट तो सब में डिवाइड होता है और उतने लोग वोट भी नहीं देते हैं। व्हाट अबाउट दो माइनॉरिटी, वो बेचारा स्ट्रगल ही करते रह जाए, जिंदगी भर रोते ही रह जाए। तो और सरकार क्या सोचेगी, इनसे तो हमें वोट मिले चाहे ना मिले कोई जरूरत नहीं, हमको जिताने वाले दूसरे, हम उनका भला करेंगे, इनको हमको कुछ नहीं करना है। तो इनका एक्सप्लॉइटेशन होगा ना। तो अल्टीमेटली यानी सहते रहे सहते रहे सहते रहे। तो अगर नेहरू जी की बात से देखा जाए तो जनता सिखाएगी, तो जो जिनको कम प्रोपोर्शन वाले जो पीपल हैं उनको जो लॉस हो रहा है, तो ऐसे केस में वो तो कभी सिखा ना सके गवर्नमेंट को या सरकार को, कभी भी सबक ना सिखा सके, इलेक्शन में कभी ना हरा पाए, तो बेचारे ऐसे सहते रहे। तो कौन सही कौन गलत कहाँ, दोनों चीजों को मैंने बताया। तो अपने अपने जगह में कभी लाया कि दोनों सही हैं, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। और देखिए इसका जजमेंट क्या आया, जजमेंट में क्या आया कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर किया कि बहुत प्रोविजन जो आर्टिकल 31C में जो जोड़ा गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। देखने में भी तुमको लग रहा है इसमें कोई बड़ा चीज है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड द क्लॉज एडेड इन 368। इसमें क्या क्लॉज जोड़ा गया था 368 में और मॉडिफाई किया गया था, क्या अमेंडमेंट किया गया था कि विच एक्सक्लूडेड कॉन्स्टिट्यूशनल। जो मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, और हम हर चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकते हैं। चल करो भाई, मना कौन कर रहा है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू होगा, ये तो बेसिक फीचर है। एंड अमेंडमेंट इतना ही करो जितना कि आप है जो उसको बेसिक फीचर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को चेंज ना करो। तो ये सब। एंड देखे लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एज कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो ए बेसिक फीचर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो पावर है वो ब्रॉड नहीं है, वो कहने का मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। कहा जाता है एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब मनमाने तरीके से कितना चाहे जितना मन चाहे उतना नहीं कर सकते। पार्लियामेंट का लिमिटेशन है, लिमिटेशन है मतलब इतना ही चेंज करो कि बेसिक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हुआ उसका बेसिक पर्पस या प्रिंसिपल क्या रहा, इक्वालिटी, फ्रीडम, डिग्निटी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सब वो आगे आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा। ऐसे भी हर चीज़ हो चुका है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्वालिटी, डिग्निटी, लिबर्टी, फ्रीडम, हर चीज़। तो ये सब चीज़ जो मेन प्रोविजन है उसको चेंज ना कर दे, आप मॉडिफाई करो थोड़ा, लेकिन पूरा इसको डिलीट ही नहीं कर सकते, अब्राइज नहीं कर सकते, पूरा टेक अवे नहीं कर सकते। ऐसा वर्डिंग इस्तेमाल होता है, तो इस्तेमाल होता है तो लिखना भी है, आंसर राइटिंग में उसी टाइप से थोड़ा लिखना भी है आपको। अब बाई चांस उस समय दिमाग में नहीं आ रहा तो यार कुछ भी लिख दो, उसका जो मतलब है, ज़्यादा वर्डिंग वर्डिंग के चक्कर में उस समय नहीं, अगर आता है तो वेरी गुड। बाई चांस आपको दिमाग में नहीं आ रही, आप फंस जा रहे हो, वर्डिंग नहीं आ रहा है, तो आप सोचने मत लग जाओ 5 मिनट उसके लिए, उतना में तो तुम कितना लिख दोगे। ये कहाँ से बड़ा हो गया भाई अपने आप, टच की। देखे तो ये हुआ लिमिटेड अमेंडिंग पावर, और ये तो बता दिया क्या ये अपने आप में है जो बेसिक स्ट्रक्चर है। ये हुआ आपका मिनर्वा मिल केस। देखो जजमेंट में इतना ही पार्ट था, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं था, लेकिन इसका बैकग्राउंड में अगर एग्जाम में लिखने लग जाओगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा। बैकग्राउंड मुझे पहले से बता चुका हूँ कि बताने का पर्पस क्या है, कि ताकि आपको समझने में ज़्यादा सहूलियत हो, बेटर हो आपके लिए। ये क्वेश्चन 2017 का है, देखें इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाई, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है। देखें ऑप्शन क्या है, द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज
एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी जुडिशियरी का ये पावर है कि प्रोनाउंस अपन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब जो मिनिस्टर हुए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो सरकार जिनकी चल रही है, वो कोई आदेश देती है, जैसे आदेश ऑर्डर लाती है कि कुछ भी ऑर्डर लाया, जैसे कि कैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ, पहले लॉ पे समझ लो, कोई कानून बनाया, पूरा पार्लियामेंट वहाँ वोटिंग होकर कानून बना, जो ऑर्डर पास होती है उसके लिए वोटिंग नहीं होती है, वो जो एग्जीक्यूटिव जो कैबिनेट है वो अपने हिसाब से ऑर्डर पास करके, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके ये कर सकती है। तो इसको बोला गया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी देव दिन पर दिन जो एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी ऑन करने के लिए, शासन प्रशासन को चलाने के लिए, शासन प्रशासन को चलाने के लिए बीच में गवर्नमेंट कोई ऑर्डर जारी करती है। तो जैसे कि देखो कोविड के टाइम में, ठीक है, जैसे कि आपका कहा जाए लॉकडाउन, लॉकडाउन जारी हुआ, लॉकडाउन गवर्नमेंट ने इशू किया, तो गवर्नमेंट लॉकडाउन के लिए क्या पार्लियामेंट में कोई बिल लाकर उसको पास थोड़ी कराया, कोई एक्ट थोड़ी लाया, सरकार ने एक ऑर्डर दिया, ऑर्डर पास कराया, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ऑर्डर मतलब प्राइम मिनिस्टर ने या कैबिनेट ने या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई ऑर्डर पास किया कि 21 दिन तक कोई भी आदमी यहाँ से वहाँ बाहर नहीं जा सकता है, घर के अंदर रहेंगे, ये पर्पस के लिए ही घर से बाहर जाएंगे, यहाँ वहाँ पुलिस रहेगी, अगर कभी कोई पकड़े गए तो इन पर सवाल होगा, जवाब होगा, बिना मास्क कोई निकल नहीं सकते, दैट्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, ये बिल और एक्ट लॉ नहीं था, और लॉ के बारे में जानते ही हो, तो यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और जो लॉ हुआ उसका संवैधानिकता को देखना, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को देखना, वो कहलाता है जुडिशियल रिव्यू। एक तो ये, दूसरा देखो सेकंड ऑप्शन क्या है, पावर ऑफ द जुडिशियरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर ने, यानी पार्लियामेंट ने या स्टेट असेंबली ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया है, तो इसका क्या जरूरत था, क्या नीड थी, क्या चाहत थी, तो उसको डिसाइड करने का जो काम होता है वो है क्या, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। ये खुद सोचो। और थर्ड ऑप्शन है पावर ऑफ द जुडिशियरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट बिफोर दे आर असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट, मतलब जो भी कानून बनाया जा रहा है, बिल पास हो गया पार्लियामेंट से, असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर से, यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, यहाँ पार्लियामेंट की बात है, तभी तो प्रेसिडेंट के पास जा रहा है ना, तो यहाँ पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में है, बिल पास हुआ, तो प्रेसिडेंट से पहले क्या कोर्ट में आता है क्या कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है, पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तब उसमें कोई सवाल जवाब होगा, तो कोई पिटीशन जाएगा। एक तो ये, एंड थर्ड वन, फोर्थ वन, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, अपने जजमेंट को रिव्यू करना, गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस, सेम केसेस में या डिफरेंट केसेस में जो जजमेंट दिया गया उसका रिव्यू करना, इट्स कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। देखो यहाँ ऑप्शन में ये पार्शियली देखो, जुडिशियल रिव्यू तो मेनली ये होता है कि जो सरकार ने ऑर्डर पास किया या कानून बनाया उसको रिव्यू करना जुडिशियल रिव्यू, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, संवैधानिक है या नहीं। ये और बात है कि हाँ, हर कोर्ट को, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अपने ही जजमेंट को रिव्यू करने का ये राइट है। तो ये यहाँ अपने जजमेंट को रिव्यू करने का मतलब होता है क्या कि जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, जजमेंट आ गया, लेकिन उसके लिए फिर एक रिव्यू पिटीशन कोर्ट में डाला जाता है कि माय लॉर्ड एक बार फिर से इसको सुना जाए, इसमें कुछ कमी रह गई, ऐसा इसमें कुछ कमी रह गई, या इसमें कुछ और चीज़ें मिले हैं, थोड़ा ऐसा लगता है कि हड़ी में हो, जल्दी में कुछ ना कुछ हमें मिस किया है, मैं कुछ इसमें और बोलना चाहता हूँ, कुछ और बातें रखना चाहता हूँ। अपने जजमेंट को रिव्यू करना वो भी जुडिशियल रिव्यू पर, जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑन जजमेंट कहलाता है। एंड जब जुडिशियल रिव्यू के लिए कोई पिटीशन जाता है तो 30 दिन के अंदर ही पिटीशन डालना होता है, एंड उसी बेंच में जाएगा, यानी उस जज के पास जाएगा जिन्होंने उस जजमेंट के बारे में, उस केस के बारे में जजमेंट दिया है। लेकिन जो मेनली जो जुडिशियल रिव्यू हमारा बार बार जो टर्म यूज होता है, ये सब पर्पस के लिए नहीं होता है, होता है किसके लिए, ए ऑप्शन।
अब चलते हैं हम बमन राव का केस। तो देखिए ये है बमन राव, ये पर्सन। अब इनका केस क्या है, आगे देखा जाए बैकग्राउंड क्या है। देखिए वो सब चलता रहा। अब मिनरवा मिल का केस 1980 का है। बमन राव का केस भी देखो, ये भले ही जजमेंट 1980 में आया, लेकिन ये मैटर था पुराना। इस उस समय चीफ सीजेआई वही जस्टिस यशवंत चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ये बता दूं, आज तक के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं ये चंद्रचूड़, विष्णु चंद्रचूड़। पीरियड देखो आप, 78 से लेके 85 तक, लगभग कितना 7 ईयर, ऑलमोस्ट 7 ईयर, मोर देन 7 ईयर रहे ये सीजेआई। आजकल के जज कितने रहते हैं, कोई 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, क्योंकि सीनियरिटी बेसिस पे है। अब उस समय पता नहीं 7 चल रहे हैं, तो कैसे 7 साल कोई रह सकते हैं, सोचो। कम एज में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए होंगे। अब जब ये चीफ जस्टिस बने तो इनका रिटायरमेंट का एज काफी बीच में था, तब तक चीफ जस्टिस ये बन गए, बना दिया गया, बन गए वाटीवर। तो रिटायरमेंट के एज का बीच का काफी गैप था। और जनरली लोग सीजीआई बनते हैं तो अभी देखोगे तो रिटायरमेंट से मात्र 6 महीना 1 साल पहले, क्योंकि जो एक सीजीआई रिटायर्ड होगा उसके जस्ट पीछे वाले सीनियर जो रहेंगे उनका नंबर आएगा। कभी कभी तो दोनों के बीच में हो सकता है सीनियरिटी में ज्वाइनिंग में 6 महीना का कितने जज जो तो अभी कोई जज है, ठीक है, उससे पहले, उससे हो सकता है एज में सीनियर हो। सुप्रीम को समझो समझो, उतना मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूंगा। बस इतना जाना, वो सीनियरिटी और नरिटी के चक्कर में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा। जब ये ज्वाइन किए होंगे तो इनका रिटायरमेंट में जब सीजीआई बने होंगे तो 7 साल 8 साल 6 साल 7 साल 8 साल का गैप होगा। अभी बाकी होगी उनकी एज 65 नहीं हुई होगी। और ज्वाइन कब कर लिए होंगे, जो सीजीआई कब बने होंगे, लगभग कितना एज में, 57 58 के आसपास में। तो 65 जब होगी तब जाके रिटायर होंगे। अब और हो सकता है कि इस बीच में 65 ये जब बने होंगे तो इससे पहले कितने लोग 65 बन के बेचारे रिटायर्ड भी हो गए, उनका नंबर भी नहीं आया होगा क्योंकि ये सीजीआई कंटिन्यू थे। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग जो चीफ जस्टिस रहे हैं ये रहे। अब चलते हैं हम इस केस का क्या बैकग्राउंड था। देखें ये केस जो है, देखें, बम्बई हाई कोर्ट फेस्ड ए चैलेंज रिगार्डिंग द महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल लैंड एक्ट 1961। तो लैंड एक्ट, एग्रीकल्चर लैंड, बार बार लैंड एक्ट आ रहा है जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए, एग्रेरियन रिफॉर्म के लिए। तो ये एक्ट जैसा हर स्टेट अपना अपना बना रहे थे, 1961 में ही एक्ट आया था, ठीक है। क्या सीलिंग ऑन होल्डिंग, मतलब कि वही जैसे आपने ये इसमें देखा था, किसमें, गोलकनाथ केस वाला में आया था कि हर पर्सन के पास कितना एकड़ होना चाहिए जमीन, वो फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर पर्सन। तो ऐसे सीलिंग था। तो क्या है, विच एम टू रिड्यूस द लिमिट ऑन एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग। ये तो महाराष्ट्र का। देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या रूल दिया, ruled that these provision and certain amendment could not be challenged on the ground of violating part 3 of the constitution because they were included in an schedule। यानी ये जो जजमेंट जो आया ना इस एक्ट के रिगार्डिंग में 1973 से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के पास मैटर पहुंचा, वहां दिया कि भाई 9 शेड्यूल में डाला हुआ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं करेंगे, इसको चैलेंज नहीं कर सकते, इस पर हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ज़्यादा सुनसान नहीं सकते, इसको जो इम्यून है जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, डिसीजन वाज मेड ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सस्पेंडेड। अब ये डिसीजन कब मिला, इमरजेंसी में। इंडिया में कब इमरजेंसी लगाया बताया हम, 62 में चाइना के साथ वार हुआ, 65 में जब पाकिस्तान के वार उससे वार चला तो लगातार वो जो नेशनल इमरजेंसी था लगातार चल रहा था। 68 में नेशनल इमरजेंसी को सीज कर दिया गया, खत्म हुआ। तो एक इमरजेंसी 62 से 68 तक, दूसरा इमरजेंसी 71 में हुआ, प्रोक्लेम किया गया। मतलब 72 वाले जो वार जो बांग्लादेश लिबरेशन वार ये सब चल रहा था उस समय, एंड उसी इमरजेंसी तो कंटिन्यू चल रहा था, खत्म नहीं हुआ। 75 में उसी इमरजेंसी को अब ग्राउंड बदलकर इंटरनल डिस्टर्बेंस का ग्राउंड रख
एक थर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, मतलब दूसरा चल ही रहा है, उस पर एक थर्ड टाइप का इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया ग्राउंड कुछ और जोड़कर। ठीक है, अब ये जजमेंट कब आया, देखो ये जजमेंट आया आपका देखो इसमें एग्जैक्ट ईयर नहीं मैंने मेंशन किया है, पर ये जजमेंट जैसे कि 61 का लैंड होल्डिंग है और 68 तक तो चल रहा था आपका पहला बार में इमरजेंसी, तो उसी पीरियड में ये जजमेंट दिया गया। ठीक है, अब ये जजमेंट में आपको मैंने बताया है कि नेशनल इमरजेंसी में कौन कौन से फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड होते हैं नहीं होते हैं। जैसे देखो, अगर वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर अगर नेशनल इमरजेंसी है तो ऐसे केस में 20 एंड 21 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन 20 वाला हो गया, एंड 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये सब आपका हो गया 21 वाला। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऐसे 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होता, ये प्रिजर्व रहता है। साथ में अगर इंटरनल डिस्टरबेंस का आधार पर हो, मतलब आर्म रिबेलियन जो पहले था इंटरनल डिस्टरबेंस का आधार पर हो, तो ऐसे केस में 19 भी 19 के साथ 20-21 के साथ साथ आर्टिकल 19 भी आपका इन्फोर्स रहता है। ठीक है, एंड वार एक्सटर्नल में सिर्फ 20 एंड 21, बाकी सब सस्पेंडेड, जितने आर्टिकल फंडामेंटल राइट है क्या आर्टिकल है। साथ में या तो ये सब बाद में बताऊंगा, जितना बताया है कि पार्टिकुलरली जब प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करती है तो इसमें मेंशन भी करती है कि ऐसे तो चाहे तो सारा फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दे, कि इस प्रोक्लेमेशन में जो उद्घोषणा करती है कि इस पीरियड में सिर्फ ये फंडामेंटल राइट ही आपका सस्पेंडेड रहेगा, चाहे तो पूरा भी कर दे चाहे तो कुछ को मेंशन भी कर दे। कुछ नहीं मेंशन किया तो पूरा फंडामेंटल राइट आपका 20-21 को छोड़कर सस्पेंडेड है। और इंटरनल ग्राउंड पर, मतलब आर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर, मतलब आर्म रिबेलियन जो बोल रहे थे, तो आर्म रिबेलियन के आधार पर जब रहेगा तो कम से कम 2021 तो रहेगा, साथ में 19 भी रहेगा। अब ये जब डिसीजन हुआ तो उस समय तो 2021 तो था ही, मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन का आधार पर नहीं था, वार एक्सटर्नल एग्रेशन का आधार पर जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, लेकिन 14, 19 ये सब सस्पेंडेड थे, समझ रहे हो ना। 14, 19 क्या, 14, 15, 16, 17 वाट एवर जो भी फंडामेंटल राइट हो सब सस्पेंडेड थे। अब कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी के टाइम में जैसे कि ये हुआ है, ठीक है, तो आपका तो 19 जो है 19F में जो है राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, ये तो ऐसे भी आपका सस्पेंडेड है, नहीं अभी इन्फोर्स होगा। आर्टिकल 40 इक्वलिटी बिफोर लो, इक्वलिटी के बाद तो आप अभी इस टाइम में इमरजेंसी के टाइम में ये सब ये आर्टिकल का आप BSc नहीं दे सकते, इसका हवाला ही नहीं दे सकते आप, इसको रेफरेंस ही नहीं दे सकते, तो इसकी तो आप डिस्कशन चर्चा आप कर ही नहीं सकते, इसके आधार पर हम कोई जजमेंट दे भी नहीं सकते। तो ये बातें बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस समय ये बातें रखी। अब देखो, द constitutionality of Article 31A, 31B themselves was also challenged, but the High Court upheld their validity। 31 में क्या है, 30B में, 31B में तो पता है 9th शेड्यूल वाली, 31 में एक्विजिशन ऑफ स्टेट, इसमें मैंने बताया था 4-5 पॉइंट, एमलगमेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन, माइनिंग लीजेज, एक्विजिशन ऑफ लैंड स्टेट, ये सब मैंने पहले से बताया था। तो ये सब बातें मैं पहले मेंशन कर दिया, और उसमें ये मेंशन था कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, और 14 और 19 से एबव रहेगा आर्टिकल 31। तो इसमें भी कोर्ट ने क्या बोला कि इस अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया, इसमें कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते। अब देखो, अपील्स अगेंस्ट दिस जजमेंट वर डिसमिस ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, तो अपील कुछ नहीं हुआ, अपील गया तो डिसमिस कर दिया कोर्ट एक ही बार में, डिसमिस पिटीशन डिसमिस। लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हो गई, इमरजेंसी वाज लिफ्टेड, ए पिटीशन रिक्वेस्टिंग रिव्यू ऑफ द जजमेंट वाज कंसीडर्ड इन द बर्मन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब जो गया पिटीशन लंबे समय कोर्ट में भी जाएगा, चलते रहेगा। अब टाइम आया 1980 का टाइम। 80 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, देखिए, सुप्रीम कोर्ट emphasized the purpose of introducing Article 31 through first constitutional amendment, which, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 31A 31B इस के बारे में अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों ऐड किया गया, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट है, तो वो सब पर्पस वही है, इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए, लोग पीपल का सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, जमींदारी सिस्टम को एबोलिश करने के लिए, ये सब, तो वो सब फिलोसफिकल बातें, अच्छी अच्छी बातें, ये सब बातें
यहाँ फिर से सुप्रीम कोर्ट ने वो सब बातें रखी। देखो, कोर्ट रिकॉग्नाइज, जितना मैंने बातें बोला है, सो लिखने के लिए ये सब बातें आपको लिखना पड़ेगा। नेसेसिटी ऑफ एड्रेसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी डिस्पैरिटी है। एक्नॉलेजिंग दैट वाइल एफर्ट टू एलिमिनेट एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी में गिव राइज टू, देखें साथ में ये भी एक्सेप्ट किया कि जो इनइक्वालिटी है अब उसको इक्वल करने के लिए सरकार किसी और का ज़मीन लेकर किसी और को दे रही है। हो सकता है कि ऐसे देने के चक्कर में जो अमीर है वो खूब गरीब, जो बहुत अमीर है कहीं बाद में ऐसा ना हो जाए कि ये खूब गरीब हो जाए और जो गरीब लोग हैं ये ऊपर हो जाए। तो हम इस इनइक्वालिटी को हटाने के चक्कर में हम नए इनइक्वालिटी भी हो सकता है, मतलब नया असमानता भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते, हो सकता है कि कहीं ज़्यादा अतिक्रमण ना हो जाए, कहीं कहीं उस पर्सन का जिसका हम जमीन ले रहे हैं उसका कहीं ज़्यादा बुरा हालात ना हो जाए। लेकिन फिर भी सोसाइटी के वेल अच्छे के स्तर के लिए, अच्छी सोच के लिए, आगे भलाई के लिए ये इसको अपहेल्ड किया, मतलब समर्थन किया। देखो, कोर्ट आल्सो नोटेड दैट और जितना देखो इनक्वालिटी को हटाने के लिए ये सब हार्ड भी स्टेप ले रहे हैं, तो अगर ना लें तो पॉसिबल नहीं है कि ये असमानता को ख़त्म कर दिया जाए, तो ये लेना ही पड़ेगा, लिया ही जाएगा तो ही कुछ हो सकता है। ये बातें कहाँ है? देयरफॉर आर्टिकल 31 को कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा है, ये मतलब इसको इन्होंने अपहेल्ड किया। ऐसे ऐसे जजमेंट में ये तो कम ही लिखा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा लिखा जाता है कि जब जजमेंट अगर किसी का पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। मैं तो रिकमेंड करूंगा आप उसमें मत घुसना, क्योंकि जितना समझने की बातें मैंने दे दिया है। अदरवाइज जजमेंट देखो तो एक एक जजमेंट 300 पेज, 400 पेज, 700 पेज का भी होता है। बहुत सारी बातें कट पेस्ट तो होती है, लेकिन बहुत सारी बात अपने तरफ से भी लिखा हुआ रहता है जज की तरफ से, तो उसमें आपको जाने की जरूरत है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्लियरिफाइड दैट डॉक्ट्राइन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल, वही बात, सेम बात, ये सब चलता आ रहा है, कोई बड़ा बात नहीं, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। एंड वेरियस एक्ट जो है इसके बाद जो रखे गए बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं कि नहीं करते हैं, बाद में वही उसी का डिसीजन होगा, पहले वाले का डिसीजन हम नहीं करेंगे, उसका रिव्यू नहीं करेंगे। देखिए इस केस में कंक्लूड क्या किया कि आर्टिकल 31C डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीड इट, तो 31C में क्या है, तो दो प्रोविजन है, 39BC वाली बात, तो यहाँ क्या बोला देखें, ये स्ट्रेंथन करता है, ये है जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है। इट स्ट्रेंथन द बेसिक स्ट्रक्चर बाय गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यहाँ सिर्फ 39BC को एक्सेप्ट किया गया, बाकी जो पहले जो रखा गया था अमेंडमेंट करके कि कोई भी DPSP नहीं, 39BC को चलो मानता हूँ ये एक्सेप्टेबल है। एंड 31C को डीम्ड टू बी वैलिड, यानी जो 31C में जितना अमेंडमेंट किया गया वो इनवैलिड, सिर्फ ये पॉइंट 39B एंड C, 39 क्लॉज B एंड 39 क्लॉज C, ये 14 एंड 19 के सामने सुप्रीम रहेंगे। देखिए 40 Constitutional Amendment Act 1976 cannot be invalidated solely on the basis that it was passed during emergency by extending the term of Lok Sabha। अब देखो ये सब ग्राउंड की अमेंडमेंट हुआ, इसमें 40 अमेंडमेंट एक्ट आया 40वां, इसमें बहुत सारे क्या वही 9th शेड्यूल में बहुत सारे एक्ट जोड़ेंगे तो इसको इनवैलिड नहीं करेंगे। ग्राउंड भी रखा गया था क्या सामने वाले पिटिशनर ने कि इनवैलिड होना चाहिए, क्योंकि उस समय जबरदस्ती है जो टर्म को एक्सटेंड किया गया लोकसभा के, क्यों देखो 71 से 76 में खत्म होने वाला था लोकसभा का टेन्योर, लेकिन उसको 76 के पहले मतलब स्टार्टिंग 76 में 1 ईयर उसको और प्रोलॉन्ग किया गया, एक्सटेंड किया गया क्योंकि इमरजेंसी के कारण, और 1 साल और 1 साल तो हुआ, 5 से 6 हो गया, 6 से 1 साल और किया गया था, मतलब 7 साल, लेकिन उससे पहले ही इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था, 2 टाइम एक्सटेंशन दिया गया, एक बार 1 साल, दूसरा बार भी 1 साल दिया गया, लेकिन इलेक्शन पहले कंडक्ट हो गया। तो ये भी था कि भाई ये जो जबरदस्ती एक्सटेंड किया गया लोकसभा का, और ऐसे इस समय में है जो ये अमेंडमेंट किया गया, तो और भी इमरजेंसी पीरियड में, तो ऐसे को नल एंड वॉइड कहा जाना चाहिए। और इसमें 9th शेड्यूल में बहुत सारे एक्ट जोड़े गए, तो 9th शेड्यूल में जो जो एक्ट इस टाइम में जोड़े गए उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कोई मतलब हुआ नहीं भाई, एक्सटेंड किया गया तो अल्टीमेटली है ना भाई,
पार्लियामेंट है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, तो इन्हीं को तो पावर है ना, नहीं तो कौन और एक्ट बनाएगा। यानी ये एक्सटेंड हुआ है जो भी इमरजेंसी करते हैं, यानी इस पीरियड में पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाएगी, कोई कानून नहीं बनाएगी और सरकार नहीं चलेगा, मतलब बिल्कुल बैठ जाए, स्थान खत्म हो जाए, तो इसको इनवैलिड, इसको उनके जो आर्गुमेंट था पेटिशनर का, उसको वैलिड नहीं माना। तो ये बोला कि द अमेंडमेंट इज डीम्ड वैलिड एंड लॉफुल। तो ये था वामन राव केस में इतना बातें। अब देखें इसमें क्वेश्चन जो आता है क्या, 2018 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्लेस ए पार्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रख सकती है 9th शेड्यूल में, अभी भी रख सकती है, कोई बड़ा बात नहीं है, रखे 9th शेड्यूल में, लेकिन द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन बाई एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। ऐसा कहाँ से भाई, तो होना ही होना है, रिव्यू होगा ही, जजमेंट दिया जाएगा। ये प्रोविजन गलत है। देखा ना, जब कोर्ट ने इतना रिस्ट्रिक्शन कर दिया तो उसके बाद से 9th शेड्यूल में एक्ट डालना बंद हो गया, क्योंकि 9th शेड्यूल में एक्ट इसलिए तो डालते थे ना कि कोर्ट इसमें क्वेश्चन ना करे। मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी 9th शेड्यूल में टोटल कितने एक्ट हैं बताया था, और उसमें से 2-3 है जो बीच में डिलीट भी हो गए थे और नए बने भी थे। ये बताया था कि टोटल नंबरिंग, लास्ट में नंबरिंग ये है, ठीक है, और लेकिन टोटल नंबरिंग इतना नहीं है, जोड़ोगे तो इतना नहीं, उसमें 2-3 कम आ जाते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ, अमेंडमेंट जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था मैंने, समझ में आ गया। और अब है जो 9th शेड्यूल में कोई अमेंडमेंट करके कोई एक्ट वैक्ट अब नहीं डाला जाता है, क्योंकि पता है कि डालेंगे तो कोर्ट उसमें उंगली करेगी, तो उसमें हम क्यों डालें। इतना होने के बाद तो चले, एक क्वेश्चन हो गया। अब आता है आयार कोहलियो। देखें अभी तक जो मैंने बोला ना कि जो जुडिशियल रिव्यू जो है केशवानंदा भारती के बाद में जो भी जोड़ा गया उसका होगा, लेकिन कोर्ट को कहाँ से, मतलब गवर्नमेंट को कहाँ से ये बात को एक्सेप्ट करने का तैयार नहीं। इसमें देखें आएगा ये जो है पर्सन है, इस केस में जिन्होंने जजमेंट दिया था वो उनके चीफ जस्टिस हैं सवरवाल साहब, इनको कहा गया है। तो YK सवरवाल, योगेश कुमार सवरवाल, सवरवाल आई थिंक ये टाइटल कहाँ लगता है यार, असम में लगता है। असम के एक चीफ मिनिस्टर सरबंदा सवरवाल ऐसे कुछ थे, असम में, हाँ एग्जैक्ट ध्यान नहीं आता आ रहा क्या नाम, सरबंदा सवरवाल या ऐसे कुछ नाम था। तो माइट भी हो सकता है असम को हो, हमें उतना पता नहीं। देखें फिर से अगेन इन दिस केस आयर कोहलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का केस था, ये क्या था, जजमेंट किस डेट को आया मेंशन है, और इनका जो पीरियड रहा ये है, यानी रिटायर होने के 2 दिन पहले। बहुत सारे जजेस जो CJ आए हैं देखोगे, रिटायर होने के 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले, लास्ट में जितना बार जो सुन रहे थे मैटर को, सोचेंगे रिटायर होने से 2 दिन पहले सारा जजमेंट अपना सुना के जाओ, कोई काम पेंडिंग छोड़ कर ना जाओ। मतलब जिस बेंच को हम प्रिसाइड कर रहे थे तो कोशिश रहती है कि उस मैटर को पूरा खत्म करें। तो आप कहोगे कि पहले भी तो खत्म कर सकते, तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही क्यों, पता नहीं यार। तो कई जजेज का आएगा, सिर्फ अभी वाले जज नहीं, पुराना समय से ऐसा चलता आ रहा है कि रिटायर होने इंपॉर्टेंट जजमेंट है, रिटायर होने से कुछ दिन पहले देंगे। अगर अच्छा गवर्नमेंट के सपोर्ट में दिया तो गवर्नमेंट इनको आशीर्वाद देगी, पता ही है। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं दिया, सब मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रहा, अल्टीमेटली जजमेंट अच्छा ही है, भले वेलफेयर ओरिएंटेड है, लोगों के भलाई के लिए है और वो सही भी है, फिर भी गवर्नमेंट से, उस गवर्नमेंट को उससे लॉस हो रहा है, सरकार की पावर उससे कम रही है, उससे सरकार की कहीं ना कहीं उससे निंदा हो जा रही है, यार कहीं ना कहीं तिरस्कार हो जा रहा है, इंसल्ट हो जा रही है। देखो उन जजेज को फिर क्या करेंगे, वो बदला लेंगे उनसे, उनको, और जिनसे सरकार को बेनिफिट हुआ, सरकार के नाम और पब्लिक के बीच में बढ़ा कि हाँ भाई कोर्ट भी यही सोचती है जो सरकार सोचती है। तो देखो फिर क्या क्या बनते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। और कहा गया कि जितना है जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में या जुडिशरी के बारे में जितना कम बोलो वो ज़्यादा अच्छा है।
अभी तो सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिर्फ कोर्ट का ही कंटेम्प्ट नहीं है, यहाँ तक कि आप किसी पर्सन के बारे में कुछ बोलते हो ना, सही भी बोल रहे हो, लेकिन वो पर्सन को इमेज को खराब कर रहा है, तो भी वो पर्सन भी कोर्ट में अपेयर कर सकता है डिफेमेशन के लिए, मान हानि के लिए, कि आपने हमारी मान हानि की, पता है ना। तो सिर्फ आप कोर्ट का ही बारे में कुछ बोलो जिससे कोर्ट की खराब निंदा हो, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप पर लगेगा। सिर्फ उतना नहीं, पर्सन के बारे में बोलते हो तो डिफेमेशन का पिटीशन ले जाके आपके बारे में सू का मतलब आपके बारे में केस कर सकती है, आप पर मुकदमा चला सकती है। तो आपको या तो जेल में पहुंचाए या आपसे कंपनसेशन ले, कुछ भी हो प्रोविजन है उसमें। तो मतलब है जितना कम बोले, करने पे विश्वास रखें, बोलने पे नहीं। अब बोलना है तो सामने नहीं पीछे, सही भी ऐसा हाल है। और जब कोई गवर्नमेंट काफ़ी मेजोरिटी में होती है, पावर ज़्यादा होता है, मेजोरिटी में रहेगी मतलब उसके पास कोई उसको सरकार को गिरा नहीं सकता, मतलब कोई सपोर्ट हटाकर, तो उस केस में वो गवर्नमेंट थोड़ा मन भी उनका ज़्यादा बढ़ा रहता है। क्या छोड़ो, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, वो सब लोग देख रहे हैं, सबको पता रहता है। तो चलते हैं एक केस के बारे में देखें। देखो, केस ऑफ आयर कोहलियो का केस था, क्या तमिलनाडु किसके साथ, तमिलनाडु के साथ। तो एल्सो नोन एज, इसको कहा जाता है नाइन्थ शेड्यूल केस, इसी के बारे में था, नाइन्थ शेड्यूल के बारे में। एरोज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्यों आया, क्योंकि देखें ऑलरेडी ये मैटर क्या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था 5 जज का बेंच है, जिसको सुन रहे थे 1999 में, 1999 में। तो ये मैटर को जब है तो 5 बेंच का सुन रही थी, तो ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो देखा गया क्या कि ये सब मैटर मिनरवा मिला और बोमन राव केस में जब डिसाइड हुआ था, तो उसमें ऑलरेडी 7 जज के, कहीं 7 जज के बेंच थे, कहीं 5 के जज बेंच थे। तो अब जो बेंच सुनना है, तो जो पहले वाले जितने मेंबर के जज बैठे थे उस बेंच में, उससे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम उस जजमेंट को हम तो काउंटर करते हैं या ओवररूल करते हैं, तो उससे कम बेंच के जजेज को ये नॉर्मली होता है कि कम बेंच के जज नहीं सुनते और उसको ओवररूल ना करे। जितना पहले वाले जजेज ने सुना है, हमें उसमें और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, और ज्यादा जज रहे, ज्यादा ब्रॉड तरीके से सोचे, डिफरेंट लोगों का डाइवर्सिटी ऑफ व्यू रहे, ये कोशिश रहेगा जजमेंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसलिए वो 5 जज बेंच से धीरे धीरे उनको लाया गया ये मैटर को 9 जज बेंच में। 9 जज बेंच अब 1999 से चल रहा है मैटर, और डिसीजन कब आया, 2007 में। अब ये 99 से भले चल रहा है, लेकिन मैटर केस और पुराना है, इससे पहले का देखो क्या है, दिखाता हूं। दिस रिफरल वाज मेड बाय द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच in 1999 to a larger bench of 9 judges का आफ्टर द गुडालूर, ये देखें गुडालूर जनमन स्टेट। तो एवोल्यूशन एंड कन्वर्जन इनटू रैयतवाड़ी एक्ट 1969, पूरा ये बिल एक्ट जो भी है, ये एक्ट, इसके बारे में जानने की, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। वाज स्ट्रक डाउन इन बलमाडी प्लांटेशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1972। ये जो केस में ये जो एक्ट था, इसको क्या किया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया। अब देखो 72 में आया जजमेंट, यानी केशवानंदा दास भारती से पहले, और ये लैंड वैंड से ही रिलेटेड ये एक्ट था। अब देखो मैंने बताया था एक्विजिशन ऑफ किस में, आर्टिकल 31A में एक्विजिशन है स्टेट में। स्टेट मतलब किसको, स्टेट किसको बोला गया है, मतलब संपत्ति धन, किसको स्टेट जो वर्ड यूज हुआ है, वहाँ वर्ड होता है क्या कि मैंने बताया था ईमान, मुआफी, जैसे कि जमीन को डिफरेंट डिफरेंट जगह ये नाम से वर्ड यूज किया है। जर्मन राइट केरला और तमिलनाडु में जर्मन बोला जाता है, तो इसलिए जर्मन स्टेट करके ये एक्ट आया था। अब देखो रैयतवाड़ी, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। जैसे कि रैयतवाड़ी सिस्टम जो था, जो हेक्टर मुनरो लाया, मतलब अंग्रेज के में ही एक, अंग्रेज का ही एक ऑफिसर हेक्टर मुनरो ने
रैयतवाड़ी सिस्टम के जरिए टैक्स हम कलेक्ट करेंगे जमीन से। रैयत से मतलब किसानों से, हम जो जमीन पर जोतते हैं उनसे हम टैक्स लेंगे। इतना जमीन में खेती करते हो, इतना पैदावार होगा तो उसका इतना पैदावार आप सरकार का जाएगा। ये रैयतवाड़ी सिस्टम था। पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ोगे, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी एंड परमानेंट सेटलमेंट। तो रैयतवाड़ी में हो गया क्या, किसानों से। ये साउथ इंडिया में बॉम्बे, मद्रास, ये सब वाले रीजन में इम्प्लीमेंट हुआ था। अब आता है क्या, महलवाड़ी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट में। परमानेंट सेटलमेंट में होता है क्या कि जमींदार को पहले फिक्स कर दिया गया कि आप इसके मालिक हो ही। अब आपको पर हर ईयर में इतना देना है, कैसे भी आप दो, कितना भी ज़्यादा भी खेती होगा तो भी इतना देना है, कम भी होगा तो इतना ही देना है। परमानेंट रूप से हम फिक्स कर दिए। ये बेसिकली बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, ये सब वाले रीजन में था। एंड एक होता है क्या, महलवाड़ी सिस्टम। ये था आपका पंजाब, मध्य, एमपी, ये बीच बीच वाले, वेस्टर्न यूपी, ये सब वाले रीजन में, यूपी यूनाइटेड प्रोविंस जो था, इस सब वाले रीजन में था महलवाड़ी। महलवाड़ी मतलब ग्रुप ऑफ विलेजर को महल कहा गया। उनको बोल दिया कि इतना जमीन आपके अंदर है, हम आपसे टैक्स लेंगे, आपसे मतलब कर लेंगे, लगान लेंगे। तो वो था महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट एंड रैयतवाड़ी। साउथ इंडिया में इधर वाले रीजन में रैयतवाड़ी था। तो उसी के बेसिस पर ऐसे ऐसे एक्ट था, ये नाम था और ये जजमेंट आया था। और तो इस जजमेंट में इसको ऐसे ऐसे इतना चीज चला। देखें, अब आगे चलते हैं। प्राइमरी कंसर्न वाज द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग वेरियस लॉ इन द 9th शेड्यूल। वही 9th शेड्यूल में वेरियस लॉ का प्लेस कर दिया गया। तो क्या वो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, क्या वो इम्यून है? तो वो चीज़ें 9th शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू immunize them from the judicial review despite their political conflict with the fundamental right। के साथ conflict हो तो भी, यानी अभी तक सरकार मानने को तैयार नहीं थी, वही बातें चला आ रहा था। तो ये है देखें, ये है सोनोवाल साहब, योगेश कुमार सोनोवाल। और जजमेंट में अब क्या जजमेंट आता है ये देखें। देखें, सुप्रीम कोर्ट सर्वसम्मति से, यूनानिमसली, यूनानिमस मतलब सबके सहमत, यूनानिमस जजमेंट क्या आया था अय्यर कोहली वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। अपहेल्ड किया द वैलिडिटी ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो हर बार चलते रहता है। रीइटरेटेड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर लॉज प्लेस इन द, मतलब बार बार जोर जोर से बोला, कई बार बोला, हर बार बोला, ठीक है, कि 9th शेड्यूल में जो होगा, जो भी एक्ट होगा उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। कोर्ट कंक्लूडेड, कोर्ट ने क्या, किस निष्कर्ष पर कोर्ट पहुंचा? एनी लॉ इन द 9th शेड्यूल दैट इज इनकंसिस्टेंट विद पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लायबल। जो फंडामेंटल राइट के साथ जो तालमेल नहीं हो, उसका वायलेशन हो रहा है, तो स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। तो डिसीजन वही, कुछ नहीं है, ये सब थियोरेटिकल बातें हैं यार, बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब है। जजमेंट बार सिग्निफिकेंट एंड बैलेंस इन्वेस्टन, कुछ नहीं बोलने की जरूरत नहीं यार, देख लो, लिख लो। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोल दिया, डायरेक्ट कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं होगा। घूम फिर के ऐसा लगता है कि एक ही बात को चार चार बार। कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो शायद कभी लगेगा ना कि पेपर वाले के पास कोई न्यूज नहीं, तो एक किसी ने एक लाइन बोला, कोई जज ने, उसी लाइन को 4 बार लिखा जाएगा। देखना यार, कहीं एक ही लाइन को 4-5 तरीके से, कभी इधर से घुसा, कभी उधर से घुसा कर लिख रहे हो, और उसको इतना बड़ा लिख देगा। देखना कभी कभी तो ऐसे ऐसा है। जजमेंट में था, मैंने कट कॉपी पेस्ट किया है, जानबूझ कर कट कर दिया यार। वो मुझे टाइप करते करते मैं एग्जॉस्ट हो चुका था। कभी कभी एग्जाम में मत लिखना घुमा फिरा के बाद, क्योंकि जब आंसर राइटिंग उसको दिखेगा ना, कहेगा कि एक ही लाइन को ये डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग देकर खाली लिखना चाहे, तो ऐसे गलती करने की जरूरत नहीं है। फेंका फेंकी नहीं करना है, क्योंकि फेंका फेंकी करने के चक्कर में कोई और क्वेश्चन जिसको आप जानते हो वो छूट जाएगा। और अगर कोई कहीं भी कुछ नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं तो फेंक के आओगे तो अलग बात, फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन आपको जब पता है तो क्यों एक क्वेश्चन में ऐसे जबरदस्ती फेंकना, समझ रहे हो ना? तो जहां से एग्जाम का पर्पस होता है कि कैसे भी हमको अधिक ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना, कहीं से हमें आधा नंबर और मिल जाए, कहीं से आधा नंबर और मिल जाए। फेंकने से आधा नंबर और मिलेगा, और दिमाग उसका खराब होगा, काट देगा कि जबरदस्ती पेज भरा है,
ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस भरने से नहीं काम चलता है, कंटेंट ज़्यादा दे, डाइवर्सिटी दे, उससे झलके कि हाँ आपका नॉलेज क्या है, आपका मेहनत भी झलके। वो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर, एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है, @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो, एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए, या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं, ये है बारकोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय, वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ, आज फी मांग रहा हूँ, गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी, एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC।